आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस पावर की। रिलायंस पावर के स्टॉक को लेकर लोगों के मन में दुविधा है कि क्या किया जाए, क्या स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट नया किया जाए या फिर जो इन्वेस्टमेंट है उसको निकाल दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे रिलायंस पावर को लेकर कोई क्लेरिफिकेशन आ नहीं पा रहा है। एक तरफ तो जो प्रमोटर है उसकी पकड़ कम हो रही है कंपनी पे, दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट की तरफ से गोल सेट किए गए वो इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में पावर सेक्टर में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। वैसे ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है, तो क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या वाकई में रिलायंस पावर आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बनने वाला है या फिर आपके इन्वेस्टमेंट को जीरो करने वाला है? यहाँ पे दो तीन बड़ी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, जो ये इशारा करिए कि आने वाले समय में पावर सेक्टर में शानदार तेजी की संभावना बनेगी। लेकिन अगर कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का बिल्कुल दिल नहीं करेगा। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और सोचेंगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे। स्टॉक ओपन हुआ 11.60 पर, लो बना 11.35 का और जो दिन भर का हाई है वो 11.60 का ही है और अंत में जो क्लोजिंग है वो 11.35 की तरफ है। यानी आप देख सकते हो कि जो क्लोजिंग है वो नीचे की तरफ है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा दबाव बना हुआ है, हो सकता है कि इसमें और भी गिरावट हो। फिलहाल जो गिरावट हुई है वो 0.87% की थी, तो पॉजिटिव बाजार में भी गिरावट बनी हुई है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त लोगों को ऑलरेडी प्रॉफिट मिल चुका था। स्टॉक की लो देखे तो 13 मार्च 2020 को जब कोरोना की पहली लहर आई थी उस समय जब बाजार गिरा था तो ये 1.40 पर यानी 1 रुपीज़ का स्टॉक था, जिसने लगातार दौड़ते हुए कई शानदार रिटर्न दिया। यानी 19 का इसने हाई बनाया था और ये स्टॉक मैंने आपको लगातार 2 रुपये 3 रुपये के आसपास सजेस्ट किया था और 17 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल दिया था। तो अभी आप समझ सकते हो कि प्रॉफिट बुक किया है। अब यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस दिख रही है। एक बार स्टेबल स्टॉक हो तो फिर से नई खरीदारी की संभावना तलाशी जा सकती है। इसकी 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो 5 रुपीज़ इसका 52 वीक का लो है, 19 इसका 52 वीक का ही। फिलहाल स्टॉक 11 के आसपास है। वॉल्यूम को अगर देखें तो बीएससी में 17,55,000 का वॉल्यूम है, सामने 9,03,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 51.48%। बात एनएससी की करें तो यहाँ पे 52,92,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 24,29,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 41.94% है। तो आप देख सकते हो कि लगभग 50% के आसपास डिलीवरी बेस काम हो रहा है। इसके वॉल्यूम को अगर हम एनालिसिस करें तो यहाँ वॉल्यूम आपको कम होता है वो दिखाई देगा। पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम होता। थर्सडे को भी 1 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन फ्राइडे को 78 लाख का ही वॉल्यूम हुआ। तो आप देख सकते हो कि वॉल्यूम में काफ़ी कमी है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि जो रिलायंस पावर है इस कंपनी को बेनिफिट कहाँ से मिलेगा? तो रिलायंस पावर को बेनिफिट मिलेगा इसके सेक्टर से। जैसे कि आपको ये पता ही होगा, रिलायंस पावर नॉन फॉजिल फ्यूल्स और फॉजिल फ्यूल्स दोनों में ही काम करती है। तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो आने वाले समय में जो गवर्नमेंट ने अपना जो गोल सेट किया उसका फ़ायदा इसको मिल सकता है। कंपनी कोल बेस्ड गैस और हाइड्रो पावर पे भी बिजली का उत्पादन करती है, यानी जो परंपरागत ऊर्जा का बिजनेस भी है कंपनी का, साथ में कंपनी का ग्रीन एनर्जी का बिजनेस है, यानी विंड पावर और सोलर पावर पे भी कंपनी काम करी है। और इसीलिए यह स्टॉक आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, सिर्फ सरकार की मंशा की वजह से। वो आगे हम डिस्कस करेंगे क्या फ़ायदा मिल सकता है स्टॉक को। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया है, वेस्ट बंगाल के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा फंड सैंक्शन करने की बात कही है। यानी वेस्ट बंगाल पावर सेक्टर में एक बड़ा रिफॉर्म लाना चाहता है और इसके लिए उन्होंने जो अपना प्रपोजल भेजा था वो हमारे पावर मिनिस्ट्री ने मान लिया। यानी सरकार वेस्ट बंगाल को एक बड़ा फंड देने जा रही है। तो आने वाले समय में ये आप देख सकते हो कि पावर सेक्टर के लिए प्रचुर संभावना निकल के आ रही है। हो सकता है इसका फ़ायदा आगे जाके रिलायंस पावर को भी कुछ मिले। यहाँ पर एक और बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। कोल बेस्ड जो पावर जनरेशन हो रहा है उसमें 27% की बढ़त देखने को मिल रही है जून में, यानी जून महीने में ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो कि लगातार कोल बेस्ड प्रोडक्शन बढ़ रहा है और ये आप देख सकते हो कि इसमें करीब 95,880 मिलियन यूनिट का जो कोल बेस्ड जनरेशन हुआ है जून में, जो 26.85% की बढ़त दिखा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले साल सेम महीने में ये 75,747 मिलियन यूनिट का था। तो आप उसके हिसाब से देख सकते हो कि अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जिस तरह से लगातार कोल का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके हिसाब से बिजली का कंजम्पशन जो है उसको पूरा किया जा सकता है। और अभी आप देखोगे तो पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज थी और अभी मानसून आने वाला है, तो कह दिया गया है कोल इंडिया से कि आप अपने जितने भी डिस्कॉम है और जितनी कंपनियां उनको कि आप अपना स्टोर कर सकते हैं कोल का। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है।
यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक बड़ी जानकारी दी गई है। उनका जो नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड्स है वहाँ से 3.83 लाख टन्स का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कोल प्लांट से भेजा गया है गुरुवार के दिन। यह एक बहुत ही बड़ी हाईएस्ट अमाउंट है। आप देख सकते हो कि लगातार कोयले का डिस्पैच हो रहा है और इस वजह से आने वाले समय में बिजली के जनरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका मतलब यह है कि जो प्लांट है वो सुचारू रूप से चल पाएंगे। यहाँ पे जो फायदा क्या हो सकता है रिलायंस पावर को, तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट निकल के आ रही है वो उसका कहना है कि आने वाले समय यानी 2030 तक जो कोल डिमांड है वो लगातार बढ़ेगी। यानी आने वाले समय में 1.3 से लेकर 1.5 बिलियन टन की ज़रूरत पड़ेगी कोल की, और ये लगभग इस लेवल से फिलहाल के लेवल से 63% ज़्यादा है। इसका मतलब आप देख सकते हो कि 2030 तक कोल डिमांड बढ़ती रहेगी। इसका फ़ायदा रिलायंस पावर को बिल्कुल मिलेगा। साथ में अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने जो अपना गोल सेट किया है कि 2030 तक 50% जो भी एनर्जी का इस्तेमाल होगा उसमें 500 गीगावाट यानी कि ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल होगा। तो आप समझ सकते हो कि गोल अपना सरकार ने सेट किया कि 50% का इस्तेमाल ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा। तो एक तरह से आप देख सकते हो कि रिलायंस पावर दोनों ही सेक्टर में काम कर रही है, यानी कंपनी के पास ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट भी है और कंपनी अपने पुरानी परंपरागत ऊर्जा भी बना रही है। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि इसको बेनिफिट मिलना ही मिलना है, क्योंकि दोनों में ही बढ़ोतरी की संभावना बन रही है। तो इसी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। यानी आप कंपनी के फंडामेंटल के हिसाब से यहाँ पे निवेश नहीं कर सकते, लेकिन जो सरकार की मंशा है वो ये साफ जाहिर कर रही है कि आने वाले समय में रिलायंस पावर तेजी से बढ़ता हुआ स्टॉक बन सकता है। और उसके पीछे वजह है कि सरकार किसी भी पावर सेक्टर की कंपनी को फिलहाल बंद होने नहीं देने वाली, और जिस तरह से सरकार इनको प्रमोट कर रही है, इनको सब्सिडी दे रही है, इनके लिए राहत के द्वार खोल चुकी है, तो ये कंपनी आगे जाके आपको अच्छा रिटर्न भी दे सकती है। लेकिन अगर कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो बहुत ज़्यादा वीक है। अगर हम कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो काफ़ी वीक लग रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इनका 10 ईयर के हिसाब से 14% पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन 5 ईयर के हिसाब से -6% है, 3 ईयर के हिसाब से -3% है, और इस फाइनेंशियल ईयर -5% है। तो आप देखोगे लगातार आपको यहाँ पे सेल्स में गिरावट ही दिखाई देगी। अब यहाँ पे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे आपको 10 ईयर, 5 ईयर और 3 ईयर के हिसाब से बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, लेकिन फाइनेंशियल के हिसाब से आपको 346% की बड़ी गिरावट दिखाई देगी। तो ये आप देख सकते हो कि इनके सेल्स में भी गिरावट है और इनके प्रॉफिट में भी गिरावट है। अब यहाँ पे इनके स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो प्राइस कैसी रही है स्टॉक की और क्या परफॉर्मेंस दी है, तो 10 ईयर के हिसाब से -20% है, 5 ईयर के हिसाब से -24% है, 3 ईयर के हिसाब से 42% पॉजिटिव जरूर है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से वापस -19% है। तो पिछले 10 साल में आप देखोगे तो 3 ईयर के हिसाब से ही पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। ओवरऑल यहाँ पे कोई शानदार प्रदर्शन नहीं किया। अब यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो 10 ईयर के हिसाब से 3% निकल के आया, और 5 ईयर के हिसाब से आपको 0% दिखाई देगा, 3 ईयर के हिसाब से -2% है, लास्ट ईयर -5% है। तो आप देखोगे ओवरऑल इतना कोई शानदार इसके प्रदर्शन नहीं देखने को हमें मिला है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 3876 करोड़ रुपीज़ का है, और इसकी करंट प्राइस फिलहाल 11 रुपीज़ के आसपास है। इसका लो 9 रुपीज़ का, हाई 19 रुपीज़ का है। अब बुक वैल्यू इसकी 36.10, ये आपको खास ध्यान रखना है कि फिलहाल ये अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा नीचे, क्योंकि 11 पे मिल रहा है, 36 की बुक वैल्यू है। तो हो सकता है कि जैसे ही कुछ पॉजिटिव माहौल बनाते स्टॉक आराम से 36 को तो क्रॉस कर ही सकता है, यानी आपका निवेश है वो कम से कम 3 गुना तो बन ही सकता है। इसका ROC इसका 5.01 और ROE -4.55% है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। तो फंडामेंटल आप यहाँ पे देखोगे तो ठीक ठाक है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि रिजल्ट कैसा रह सकता है, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट में इस बार भी हमें कुछ कमी दिखाई दे सकती है। ओवरऑल अगर आप सेल्स देखोगे तो कंपनी का बड़ा है, यानी आप देख सकते हो कि सितंबर 2021 में 1847 करोड़ रुपीज़ का सेल था, जो दिसंबर में घट के 1796 करोड़ रुपये तक पहुंचा, लेकिन मार्च में फिर से सेल्स में बढ़ोतरी हुई, यानी 1846 करोड़ रुपीज़ का सेल मिला कंपनी को। लेकिन साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही कि इनका जो खर्च है वो दुगुना हो गया, यानी पिछली बार जो 967 करोड़ रुपये का खर्च था Q3 में, वो Q4 में 1664 करोड़ रुपये तक पहुंचा, और इसी वजह से हमें बड़ा लॉस दिखाई दिया। ऊपर से इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो भी कम हो गया लॉस की वजह से, तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो मात्र 182 करोड़ रुपये का रह गया, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 829 करोड़ रुपये था, और नतीजा ये रहा कि हमें 555 करोड़ रुपये का बड़ा लॉस देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि इस बार भी थोड़ा लॉस तो हो सकता है कंपनी को, लेकिन पिछली बार जितना लॉस की संभावना नहीं है। यहाँ पे सबसे अच्छी जो बात निकल के आ रही है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। आप देख सकते हो जून 2021 में इनकी होल्डिंग 9.06% थी, उसको बढ़ा के 24.98% किया है। सबसे अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि FI लगातार इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, यानी 1.78% की होल्डिंग जून में थी, सितंबर में 3.30 किया, और दिसंबर आते दिन इनकी होल्डिंग 4.92% तक पहुँच गई, और मार्च में ये 5.95%
तक पहुंची। तो आप देख सकते हो कि हर क्वार्टर में आपको एफआई यहाँ पे निवेश करते हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब यहाँ पे एफआई की लगातार होल्डिंग बढ़ रही है, वो बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनको भरोसा है कि स्टॉक भले ही कंपनी डूबती हुई हो, चाहे प्रमोटर की कंडीशन खराब हो, लेकिन फिर भी जिस सेक्टर में कंपनी काम करिए वहाँ पे प्रचुर संभावना, और इसीलिए एफआई यहाँ पे लगातार अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, डीआई की होल्डिंग भी मेंटेन रखी हुई है 3.50 पर, गवर्नमेंट की भी यहाँ पे होल्डिंग है 0.01% की, पब्लिक की होल्डिंग 65.57% की है। तो बिल्कुल ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से जो गोल सेट किया गया है वो इशारा कर रहा है कि पावर सेक्टर में तेजी आने वाली है, और जिस तरह से एफआई का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, वाकई में स्टॉक कुछ कमाल कर सकता है। तो आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक तरह से लॉटरी के टिकट के हिसाब से कर सकते हैं। लग गया तो जैकपॉट लगेगा, वरना आपके लॉटरी के टिकट के पैसे चले जाएंगे, उसकी आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट देखते स्टॉक के साथ बना हुआ है। 80% बाय की कॉल है, 20% सेल की कॉल है। 100 में से 80% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते, तो यहाँ से गिरावट होती है तो 10.07 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 8.63 तक स्टॉक जा सकता है, और नीचे गया तो फिर 6.32 तक जा सकता है। यानी लगातार बाजार में गिरावट का दौर जारी रहता है, फिर से 6 तक भी जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो आप देख सकते हैं कि 13.82 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 16.13 तक स्टॉक जाएगा, और वहां तक पहुंच गया, फिर आप देखोगे 17.57 तक भी जा सकता है, यानी 18 तक भी जा सकता है। इसकी जो पुरानी हाई है वो 19 की है, वहां तक टच कर सकता है और फिर तेजी से आगे भी बढ़ सकता है। तो यही मौका जब खरीदारी करें, लेकिन बहुत लिमिटेड मात्रा में। ये रिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा स्टॉक रिस्की है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,